इस जो वीडियो हमने जो तैयार किया है वो वीडियो 65 बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर के हमने इसे तैयार किया है। आज 26 नवंबर को आज सेकंड पेपर का एग्जाम्स हुआ। सेकंड पेपर में 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 1 का जो सवाल है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सवाल है उन्हीं चीज़ों को लेकर आज विश्लेषण करना चाहेंगे। एक समान जो चर्चा जो होती है, एक विश्लेषण जो होता है, प्रश्नों के नेचर जो होते हैं उस हिसाब से हम करना चाहते हैं। सुबह से ही खास करके 2 बजे परीक्षा के बाद कई लोग डिस्कशन की अपेक्षा किए, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसे एक वीडियो बना दिया जाए। और इस वीडियो बनाने से करीब करीब जो परीक्षार्थी हैं वो तो लाभान्वित हो ही सकते हैं, साथ ही साथ जो नए जो परीक्षार्थी जो होंगे, जो नेक्स्ट बार जिनको देना हो वो भी लाभान्वित हो सके, इसी सोच के मद्देनजर इस वीडियो को हमने तैयार किया। तो हाँ, सबसे पहले तो हम जो प्रश्नों के जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो सवाल पूछे गए हैं उनके आधार पर हम प्रश्न सेटर जो क्वेश्चन सेटर हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पॉलिटी का इतना बेहतर सवाल को उन्होंने सेट किया। और बेहतर सवाल का दायरा यह है कि उन्होंने जो इसे जो तैयार किया है, जो प्रश्न को तैयार किया है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर देखें अदर पीसीएस का देख रहे हैं, यूपीएससी का देख रहे हैं तो ट्रेडिशनल सवाल रहते हैं, लेकिन यहाँ जो सवाल है जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग महसूस करते हैं उन्हीं सवालों को इन्होंने उठाया और निश्चित तौर पर हमें बज्जी संघ कि उस चीज़ों को याद करा दिया कि जब दुनिया गणतंत्र के मामले में आगे नहीं थी और हमने विश्व का पहला गणतंत्र दिया, तो वही बिहार पुनः इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान तो बन चुकी है, लेकिन संविधान के रूप का जो स्वरूप है में जो परिवर्तन देखने को मिला, सैद्धांतिक पक्ष क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है, उन्हीं चीज़ों को है आज इन प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिला। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को दे रहे हैं। सवाल है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से वापस ले लिया। तो सवाल है सहमत और असहमत का। तो इसमें कहा जाता है एक तरह से सवालों के नेचर को देखेंगे, समीक्षा है तो पॉजिटिव पक्ष को भी देना पड़ेगा, नेगेटिव पक्ष को भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ है आपके निष्कर्ष को भी देना पड़ेगा। जो निष्कर्ष जो है वो आपका विचार होगा, आपकी मौलिकता होगी, इसी पर आपका मूल्यांकन या मार्किंग हो सकता है। तो मोटे तौर पर सवालों का नेचर क्या है उस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। खास करके है कि क्या भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, तो निश्चित तौर पर मौलिक अधिकार दिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार दिया है। और एक व्यक्ति का संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी है वो सारी चीज़ें, आत्मिक विकास, धार्मिक विकास, वक्तव्यों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, सारा कुछ दिया जो व्यक्ति के मूल चीजें। सोच यह थी अगर संविधान सभा के में इस मुद्दे पर जो बहस हुई थी उस बहस को अगर साल बना के अगर देखा जाए तो सोच यह थी कि चूंकि भारत में व्यक्ति हैं, अगर व्यक्ति का विकास तार्किक होता है, विकासशील होता है तो भारत का विकास भी इसी रूप में हो सकता है। तो हमने मौलिक अधिकारों में उन्हीं प्रश्नों को उठाया, उन्हीं मुद्दों को शामिल किया जो व्यक्ति के विकास से काफ़ी हद तक जरूरी था। तो ये तो इसका व्यक्ति के विकास से संबंधित है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या सचमुच सरकार ने मौलिक अधिकार या संविधान ने मौलिक अधिकार को छीने? कई इसके मुद्दे आते हैं। संपत्ति का अधिकार मूल चीज था, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकारों को मूलाधिकार से हटा करके कहीं ना कहीं इसे कानूनी अधिकार दिया गया, यानी कि हमें अधिकार निश्चित तौर पर मिला था लेकिन सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो मिल करके भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो एक पहलू यहाँ है। दूसरा पहलू देखेंगे, अगर अनुच्छेद 22 की चर्चा अगर हम करें तो अनुच्छेद 22 में है व्यक्ति की स्वतंत्रता तो ऑलरेडी है, लेकिन निरोधक कानून के अंतर्गत एहतियात के तौर पर 24 घंटे पहले गिरफ्तारी भी हो सकती है वैसे व्यक्तियों, ताकि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करनी, ऐसे परिस्थिति में उन व्यक्तियों को गिरफ्तारी होता। और इसी के अंतर्गत जो पोटा कानून, टाडा कानून जो निर्माण हुआ और इसी के आधार पर इसका निर्माण भी हुआ। तो मूलाधिकार अवश्य मिले हैं और लेकिन कहीं ना कहीं सरकार लेने की कोशिश किया। दूसरी चीज़ों को देखते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी आप इसे देख सकते हैं कि अपने मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए हमें 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से
हम दायर कर करके उसके हिसाब से जवाब मांग सकते हैं। तो ये भी एक बताता है कि हमारा अधिकार पूर्णतः या नैसर्गिक नहीं है, कहीं ना कहीं ये कानूनी या न्यायिक विचार का मामला हो सकता है। ये चीजें हम हैं। इसके बाद अनुच्छेद 19 का भी मामला हम लोग देखते हैं कि कहीं भी बिजनेस करने, कहीं भी विचार प्रकट करने, अगर इस चीज़ों को अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, अगर 370 के पहले का मामला को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पर रोक है। अभी भी अगर पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे तो इजी वे में हम नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको इनर परमिट लेना ही पड़ेगा, वहाँ परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बाध्यता है यहाँ पर इन मुद्दों को। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता के रूप में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में अर्णव गोस्वामी के मामले में जो तरीका, जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्याख्या आया, उस व्याख्या या उनका जो स्टेटमेंट है उसके कहीं ना कहीं लगता है कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बोलने का भी एक दायरा है, स्वतंत्रता है। तो यहाँ नैसर्गिक और कानूनी दोनों पहलुओं को अगर विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें लगता है, निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर संविधान ने हमें लिया, मूलाधिकार लिया है, लेकिन उसे कुछ हद तक वापस भी लिया। निष्कर्ष इस चीज को देंगे कि वापस का मूल उद्देश्य क्या था, रोक कहाँ लगी थी, समाज में शांति, स्थिरता, विकास, अवसर, इन चीजों को लेकर, तो ये काफी हद तक सही था। उसी तरह हम लोग 15-16 जो आरक्षण के जो मामला आते इस चीजों को भी दे सकते थे, खास करके संविधान ने हमसे जो लिया। अब सवाल 2 है, दूसरा नंबर है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। समीक्षा शब्द का अर्थ ही होता है, इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट, और लास्ट में आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष जो आप कंक्लूजन लिखेंगे उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन या आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखी जा सकती है। तो खैर चलिए, इन चीजों को लेकर मूल सार क्या है, सारांश इसका क्या, अगर मूल सारांश को रूप में अगर देखा जाए तो इसको 2 स्तर पर हम इसको ले सकते, 2 इसका डायमेंशन। एक वैश्विक स्तर पर भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, लेकिन अगर हम यूएनओ का मेंबर हैं, WTO का मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजें, दबाव समूह हमें झेलना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर सदस्य अगर ना भी हो तो 5 राष्ट्र, 50 राष्ट्र अगर समूह बनाकर हमें प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो अंतर्राष्ट्रीय इमेज कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित होती है। तो वो भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण सोच है, जिससे अंतर्गत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हम दबाव में आते हैं, कई सिफारिशें होती हैं। तो उन चीज़ों को लागू करें नहीं करें एक प्रेशर ग्रुप का काम होता है, और इस तरह एक कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक है। दूसरा देखें, अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत को देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 में आप देखे होंगे कि संविधान में जो संशोधन है, चूंकि एक तो संविधान सभा ने इसे संविधान बना के चले गए, लेकिन भविष्य में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया, और ये अधिकार जो दिया गया, कहा गया कि भारतीय संविधान को इतना आसान भी नहीं बनाया गया और इतना कठिन भी नहीं बनाया गया। इसीलिए अनुच्छेद की प्रक्रिया जो 368 के अंतर्गत है वो 3 टाइप का है कि कुछ ऐसे नियम जो राज्यों का नाम बदलने का हो, क्षेत्र में तो परिवर्तन करने का, वो समान बहुमत से हो सकता है, ये किसी संशोधन के अंतर्गत नहीं है। लेकिन दूसरा जो देखते हैं, जिसमें कि मत देने वाले लोगों का 2/3 कुल सदन का 50% +1 का अगर मामला इस संशोधन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि संसद की सर्वोच्चता है, यहाँ पर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था के रूप में दिखाई देती है। लेकिन जब हम इसके तीसरे टाइप की ओर आते हैं तो लगता है कि संसद भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रहा है। तो मजबूर कहाँ पर हो रहा है, तो सबसे पहले संसद की मजबूरी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, न्यायपालिका या जितना संवैधानिक पद जो हैं उसे परिवर्तन की अगर चर्चा अगर हो तो संसद में कानून को पारित तो कराना ही होगा संसद में। इसके अलावा आधे से अधिक विधानसभा से भी सहमति लेनी होगी। तो यहाँ गौर करेंगे तो तीसरे टाइप का जो संशोधन हुए वहाँ संसद के साथ ही साथ आधे से अधिक विधानसभा की बातें भी आ गई, जबकि राज्यों को ऑलरेडी सहमति, राज्यों से जो प्रतिनिधित्व होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए राज्यसभा में होता है, लेकिन फिर भी हमें उस रूप में लेना पड़ता है कि विधानसभा का। तो यहाँ पर एक लगता है
कि संसद की सर्वोच्चता स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे को अगर माना जाए तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूर्णतः, निष्कर्ष के तौर पूर्णतः प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था नहीं है, एक पहलू। और लास्ट में एक लॉजिक और भी दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संसद की बात आती है तो यहाँ संसद की बातें देखेंगे, संसद में स्पष्टता दिया हुआ कि इसके 2 सदन हैं। कई लोग इसे जोड़ के राष्ट्रपति को भी जोड़ के मानते हैं कि भारतीय संसद के एक अनिवार्य अंग राष्ट्रपति है, लेकिन अनुच्छेदों में कहीं ये चर्चा नहीं दिया गया कि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से है। एक अलग पहलू है कि जब कोई नियम बनाते हैं तो भारतीय संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का जब तक उसमें सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बन पाता। तो राष्ट्रपति की सर्वोच्चता या उनकी कानून भी जो बातें हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं संसद की सर्वोच्चता पर एक ऑब्जेक्शन बना रहा है। तो ये 3 पहलुओं के आधार पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को इस मामले पे पॉकेट वीटो का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बजट की चर्चा करें तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात, सिग्नेचर के पश्चात ही लोकसभा में पारित होता है। तो यहाँ तो लोकसभा की सर्वोच्चता की चर्चा आ सकती। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो सकता है। तो खैर चलिए इन 2 क्वेश्चन पर है। अब तीसरे सवालों पर हम लोग आए। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी हो गई। ये बिल्कुल अभी हालिया चुनाव के संदर्भ में, जैसे बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी स्पष्ट करें कि नीतीश की सरकार अच्छा है कि लालू जी की सरकार अच्छा है, मोदी जी की सरकार अच्छा है या मनमोहन की सरकार अच्छा है। अगर इन संपूर्ण पहलुओं पर देखेंगे तो लगेगा कि यह जो है व्यक्तिवादिता की राजनीति हो रही है। इन पहलुओं पर अगर विचार करें तो आपको स्पष्ट होगा कि व्यक्तिवादिता की राजनीति हो रही है। अब लगता है कि हम एक व्यक्ति चुन नहीं रहे, जबकि चुनने का अधिकार आप सबको भी पता है कि हमारे संवैधानिक जो राइट है, जो अधिकार हैं, उस हिसाब से ना मुख्यमंत्री को चुने ना प्रधानमंत्री को चुने। लेकिन जो वोट जो मांगा जा रहा है जनता से, जो जनमत जो मांगी जा रही है जनता से, विचार या जो वोट लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति का आधारित है। आप सबको पता है शासन का 2 स्वरूप था, एक राजतंत्र ऑटोक्रेसी था और दूसरा डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। राजतंत्र में जहां व्यक्ति आधारित राजनीति थी, व्यक्ति आधारित व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी, वहीं लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में नियम आधारित, व्यवस्था आधारित यानी सिस्टम आधारित राजनीति थी। सिस्टम में सरकार होती, अगर हम नीतीश जी के नाम के जगह नीतीश सरकार शब्द कहेंगे, लालू जी के नाम के जगह लालू सरकार की बात करेंगे, मोदी जी के जगह मोदी सरकार की बात करेंगे, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक तरीका है, एक कहीं ना कहीं एक दायरा हो जाता है जहां हम उस व्यवस्था में शामिल, क्योंकि कानून जो पारित होता आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट के लिए गए फैसलों को ही संबंधित राष्ट्रपति या राज्यपाल अंतिम मुहर लगाते हैं। वही फैसले के बाद हम सदन में भी पहुंचते हैं। तो अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीफ कौन है? तो चीफ एक व्यवस्था है, कैबिनेट है, जहां की सभी का महत्व है। लेकिन जब लेकिन हम लोग जो जनता से बीच में जो हम लोग देख रहे विचार, तो कहीं ना कहीं लगा कि व्यक्ति पर ही बातें आ रही है, उनके बगल के व्यक्ति की चर्चा नहीं हो पाई, केवल मूल मुद्दे, मूल चेहरे को दिखाया गया। तो इसी तरह हम इस चीजों को देख सकते हैं कि दलीय व्यवस्था, जो कि दलीय के साथ साथ दूसरा पॉइंट यहां दिया जा सकता है कि दलीय व्यवस्था के साथ साथ हमें देखना होता है मैनिफेस्टो। चूंकि चुनाव आयोग और या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखेंगे तो कहा जाए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। कानूनी दृष्टि से बाध्यता नहीं दी गई है उनके लिए, ये मैनिफेस्टो जारी करेंगे। उसी मैनिफेस्टो का आधार पर वो जनता से विश्वास या विचार मांगेंगे, विश्वास मत मांगेंगे। लेकिन आजकल की स्थितियां यह है कि जो मैनिफेस्टो की चर्चा हो रही है, कई लोग समय पर मैनिफेस्टो नहीं दे रहे, कई वोटिंग के 2 दिन पहले दे रहे हैं। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये विचार प्रकट ही नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये जो आएंगे आगामी 5 साल की जो सरकार बननी है तो वो किस मुद्दे पर ये कार्य करेंगे। अगर इनकी सरकार बन गई तो मुद्दे क्या होंगे।
तो मैनिफेस्टो अगर जिस प्रकार जिस समय नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अगर 48 घंटे के अंदर अगर मैनिफेस्टो को जारी किया जाए, अगर नियम बना दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसे तो एक सुधार की गुंजाइश है भी। तो ये चीज़ें हम लोग जो कहें कि एज ए होल है। और चौथा सवाल जो पॉलिटी का जो लास्ट सवाल है, उन सवालों का अगर हम देखेंगे, इस शासन से क्या समझते हैं, इस शासन का लागू करने बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, इससे तो पूरी तरह है कि जो खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो चर्चा हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम लेने की चर्चा हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की चर्चा हो रही है, यानी और ऑनलाइन खास करके जितना भी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं हर विभाग इसके साथ जुड़ा है। इस शासन का तात्पर्य, इस शासन का मतलब ही है कि हम गवर्नेंस की चर्चा करें, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की चर्चा हो रही है, खास करके जिस प्रकार संचार साधनों का विकास हुआ है, तो भौगोलिक दूरी को हम दूर कर पा रहे हैं संचार के माध्यमों से। तो इसीलिए आजकल ई गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। तो आज जो सोशल मीडिया की चर्चा हो रही है, नंबर 1, नंबर 2 देखिए सरकार का जो वेबसाइट की चर्चा हो रही है। तो इसी तरह की ई गवर्नेंस जो है कहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो लगभग आप देख सकते होंगे एग्जाम को लेके, फॉर्म फिलअप को लेकर के, फिर आप देखेंगे लोक शिकायत निवारण को लेकर के जो चर्चा आ रही है कि अब जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सब ऑनलाइन का हो रहा, जमीन की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो रही है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा है। अब जाने की जरूरत नहीं होती, मीटिंग के विभिन्न जिलों के जो डीएम की जो बैठक हो रही है सीएम के साथ, वो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा। कोरोना के काल में तो ये मजबूरियाँ थी, लेकिन ये एक अवसर भी है यहाँ। तो इन चीज़ों को लेकर के बिहार की स्थिति को देना, तो काफ़ी हद तक एग्जाम्पल को इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो खैर चलिए, आज इस वीडियो को हमने यहाँ तक ही